अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मोदी सरकार के दोनों बिल लोकसभा में गिर गए हैं। महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था वो 278 वर्सेस 211 के अंतर से गिर गया है। परिसीमन वाला बिल भी तकरीबन 298 वोट बीजेपी यानी सरकार के पक्ष में पड़े और 230 उनके खिलाफ, यानी जो ज़रूरी 2/3 बहुमत की आवश्यकता है वो मिला नहीं। और पहली बार है कि मोदी सरकार का कोई बिल लोकसभा के भीतर गिरा है। इसके मायने क्या हैं, ये लाया क्यों गया था, आवश्यक क्यों था, और अब ये गिरा है तो अब क्या होगा। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, वैसे सामान्य तौर पर तो ये बड़ी असहज कर देने वाली बात है सत्ता पक्ष के लिए, लेकिन पहली बार मोदी सरकार का कोई बिल एक बड़े अंतर से लोकसभा में गिर गया है। महिला आरक्षण को लेकर जो संविधान संशोधन करने का सरकार का प्रयास था, उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, जो उनके पास थी ही नहीं। उसके बावजूद सरकार ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। नतीजा ये हुआ कि ये बिल गिर गया। जैसा कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो बताता है कि जो परिसीमन है, परिसीमन में तकरीबन 298 वोट बीजेपी के हक में गए। वैसे बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास 294 वोट हैं, लेकिन 5 अतिरिक्त वोट इन्हें मिले हैं। ये एनडीए की एक उपलब्धि है कि 5 कुछ जुगाड़ इनका सांसदों का हुआ है, 5 अतिरिक्त वोट इनको मिले हैं महिला आरक्षण वाले पे, और 230 जो है वो उनके खिलाफ गए हैं, जबकि उनके पास 233 थे। बहनों भाइयों, जिस प्रकार का परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर लोकसभा में वोटिंग पैटर्न सामने आया है, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। सरकार के पास जरूरी आंकड़ा तब भी नहीं था जब सरकार ने इसको लोकसभा में पेश किया था, और अचानक से आनन फानन में लाया गया था। अब महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में गिरने का तात्पर्य है कि जब तक जनगणना 2026 की नहीं हो जाएगी, उसके आंकड़े नहीं आएंगे, और 2/3 बहुमत जब तक इनके पास नहीं होगा इस कार्यकाल में, तो ये सरकार इसको पास नहीं कर पाएगी। एक शर्त पे कर सकती है कि जो 27 में इनका जनगणना का डेटा आ जाए, उस डेटा के आधार पर विपक्ष के साथ बैठकर तब इस काम को किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो महिला आरक्षण का बिल गिर गया, तो अब उसकी बात चैप्टर क्लोज। अब वो कब हो सकता है, जब जनगणना के डेटा आए, आपस में सहमति बने और फिर रिजर्वेशन उस पर लागू हो। करेक्ट, पहले बात। अब आ जाइए सवाल नंबर 2, परिसीमन, डिलिमिटेशन। 543 लोकसभा सीटों को जो 850 लोकसभा सीटों में परिवर्तित करने की, बढ़ाने की बात कही गई थी, वो बिल भी गिर गया है, और वो भी बड़े अंतर से गिरा है। और उसमें तो सिर्फ 278 वोट ही मिले हैं बीजेपी को। महिलाओं वाले में उनको कितने मिले थे, 298। इसमें कितने मिले हैं, 278, यानी 20 वोट इसमें कम मिले हैं बीजेपी को। और विपक्ष को 19 वोट कम मिले हैं। वहां 211 मिले थे परिसीमन पे, महिला वाले पे 230 मिले हैं। 3 मिसिंग है, 5 उधर बढ़े हैं। तो यानी ना तो महिला वाला पास हो पाया, ना परिसीमन वाला। अब ये सरकार के लिए एक बदनामी की बात सदन के भीतर बनी। लेकिन परसेप्शन जो सरकार ने बिल्टअप किया, वो ये बिल्टअप किया कि विपक्ष महिलाओं के लिए आरक्षण के हमारे प्रयास में हमारे साथ नहीं, बल्कि आरक्षण के खिलाफ है। ये परसेप्शन देने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से हुई। बहनों भाइयों, लेकिन जो सबसे जरूरी मुद्दा था डिलिमिटेशन का, परिसीमन का, उस पर सदन में प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई। मैं कल से लगातार चर्चा में अधिकांश नेताओं के स्पीचेस को मैंने सुना, लेकिन कोई भी नेता ने परिसीमन के लिए पक्ष या विपक्ष में कोई सारगर्भित बात, कोई तर्क संगत बात, कोई न्याय संगत बात, कोई सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे बात, कोई पॉपुलेशन बढ़ाने और पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी को समग्रता के साथ समझाने और फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई तथ्य पेश नहीं हुआ। इसलिए परिसीमन की चर्चा जनता के बीच बहुत कम रही, क्योंकि इस पर पर्याप्त समय सदन में दिया ही नहीं गया। सरकार ने क्या किया होशियारी कि विमेन रिजर्वेशन के साथ डिलिमिटेशन को लिंक कर दिया। ये सरकार ने एक बड़ा गेम किया था।
जबकि दोनों अलग अलग विषय हैं। महिला आरक्षण का डिलिमिटेशन से कोई ताल्लुक नहीं और दोनों को सेपरेटली चर्चा होनी चाहिए थी। परिसीमन का विषय जो डिलिमिटेशन है एक बड़ा विषय है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त 80 सीटें हैं, डिलिमिटेशन हो जाए तो औसतन 120 या 125 सीटें बढ़ सकती हैं। जिन राज्यों के पास कम रिप्रेजेंटेशन जैसे उत्तराखंड है 5 हैं अभी, बहुत उनका बढ़ेगा तो 2 सीटें और बढ़ जाएगी उनकी, इससे अधिक की उनके यहाँ गुंजाइश नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेशन का अनुपात है यूपी का बढ़ेगा, छोटे राज्यों का घटेगा। ये जो विसंगतियां हैं। और दूसरा, दक्षिण के राज्यों ने एक बड़ा प्रमुख विषय उठाया, उस पर बात होनी चाहिए। किसी के भी तर्क को आप यूं ही ना खारिज कर दीजिए, उस तर्क का जवाब तर्क के साथ होना चाहिए। दक्षिण के राज्य ये कहते हैं कि हमने आर्थिक समृद्धि के लिए काम किया, हमारी जीएसडीपी उत्तर के राज्यों से बहुत ज़्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और हमने जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी को हमारे सरकार और समाज ने कठोरता से पालना की और हमने नियंत्रण किया। अब ये क्या बात हुई कि जिनकी आबादी ज़्यादा है उनको अब ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, हमने नियंत्रण किया, हमने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया, हमारा रिप्रेजेंटेशन घटा। तो सरकार को भी चाहिए कि कोई ऐसा तर्कसंगत फार्मूला इजाद करे, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर, कि जो दक्षिण को भी ये लगे कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य बिल नहीं है, ये एक असाधारण बिल है जो पूरे भारतीय समाज की राजनीति, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। इसमें कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं और ऐसे नियम बनाए जाएं जो सर्व स्वीकार्य हों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सबको मंजूर हो, ऐसे फार्मूले खोज कर ये आरक्षण की प्रक्रिया या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया की जानी चाहिए। फिलहाल दोनों बिल गिर गए हैं और ये मुद्दा सदन से खत्म हो चुका है, अब जनता के बीच आएगा। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा। You call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। इस संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं। इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। तो बहनों भाइयों, आज के इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और हमारे साथ बेंगलोर से बहुत ही जाने माने पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं जो डिलिमिटेशन पर आज पक्ष रखेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। ऋचा